नमस्ते बच्चों, मेरा नाम लकी आहूजा है और मैं आपको कक्षा 11 के समाजशास्त्र का अध्यापन करवा रही हूँ। तो बच्चों, कक्षा 11 के समाजशास्त्र में हम अपनी प्रथम पुस्तक समाजशास्त्र परिचय का अध्ययन कर रहे हैं और हमारी इस पुस्तक में हम हमारे तृतीय अध्याय सामाजिक संस्थाओं को समझना इसे शुरू कर चुके थे। और आज हम इस अध्याय के दूसरे भाग को पढ़ने जा रहे हैं और इस दूसरे भाग का नाम है विवाह संस्था। तो आज हम इस अध्याय में विवाह संस्था को समझेंगे। समाजशास्त्र में विभिन्न प्रकार की संस्थाएं जो हैं उनको महत्व दिया जाता है और उन्हीं में से एक है विवाह संस्था। ऐतिहासिक रूप से विभिन्न समाजों में विवाह के व्यापक विभिन्न रूप पाए जाते हैं। तो बिल्कुल ऐतिहासिक रूप से अलग अलग प्रकार के समाजों में विवाह के व्यापक विभिन्न रूप पाए जाते हैं, यानी व्यापक रूप से विभिन्न प्रकार के विवाह देखने को मिलते रहे हैं। यह विभिन्न प्रकार के कार्य निष्पादन के लिए भी जाना जाता है। तो ये विवाह नामक जो संस्था है यह विभिन्न प्रकार के कार्य निष्पादन के लिए भी जानी जाती है। वास्तव में विवाह साथी की खोज का तरीका अनेक विस्मयकारी साधनों और प्रथाओं को उजागर करता है। तो वास्तव में ये जो विवाह है, जिसे हम क्या मान सकते हैं, साथी की खोज का तरीका मान सकते हैं। यह अनेक विस्मयकारी साधनों और प्रथाओं को उजागर करता है। यानी जब हम विभिन्न प्रकार के समाजों में विवाह की जो विभिन्न प्रकार की रूप हैं उनको देखते हैं, जानते हैं, समझते हैं, तो हमें अनेक अलग अलग प्रकार की प्रथाएं भी देखने को मिलती हैं जो कभी कभी काफ़ी विस्मयकारी प्रतीत होती हैं। विवाह के रूप, तो विवाह जो संस्था है इसके कौन कौन से अलग अलग रूप हैं, आइए जानते हैं। विवाह के अनेक रूप हैं। इन रूपों को विवाह करने वाले साथियों की संख्या और कौन किससे विवाह कर सकता है को नियंत्रित किए जाने वाले नियमों के आधार पर पहचाना जा सकता है। तो जैसा हमने बात की, विवाह के कई रूप हैं, अनेक रूप हैं, और ये जो विभिन्न रूप हैं इन्हें हम किन किन आधारों पर पहचान सकते हैं। तो सबसे पहले तो विवाह करने वाले साथियों की संख्या यह निर्धारित होती है, उस आधार पर विवाह को हम पहचान सकते हैं। और इसके अलावा कौन किससे विवाह कर सकता है या किससे विवाह करने की अनुमति दी जाती है, इस आधार पर भी कुछ नियम हैं जो इस पूरी प्रक्रिया को नियंत्रित करते हैं और उसको ही हम विवाह का अन्य रूप मान सकते हैं। वैधानिक रूप से विवाह करने वाले साथियों की संख्या के संदर्भ में विवाह के दो रूप पाए जाते हैं। तो जब हम विवाह करने वाले साथियों की संख्या की बात करते हैं तो इस संदर्भ में विवाह के दो रूप वैधानिक रूप से प्रचलित हैं। एक है एक विवाह और दूसरा है बहु विवाह। तो बिल्कुल ये दो रूप जो हैं वो कौन कौन से हैं, एक विवाह और बहु विवाह। अब एक विवाह जो है उसकी बात करें तो एक विवाह प्रथा एक व्यक्ति को एक समय में एक ही साथी तक सीमित रखती है। तो बिल्कुल ये जो एक विवाह की प्रथा है इसमें एक व्यक्ति एक समय में एक ही साथी के साथ विवाह करता है, जबकि बहुविवाह जैसा कि नाम से ही प्रदर्शित है, यहाँ पर एक समय में एक व्यक्ति एक से अधिक साथी से विवाह करता है। इस व्यवस्था में किसी भी समय में पुरुष केवल एक पत्नी और स्त्री केवल एक पति रख सकती हैं। तो बिल्कुल ये जो एक विवाह की प्रथा है, इस व्यवस्था की बात करें तो यहाँ किसी भी समय में पुरुष सिर्फ एक पत्नी रख सकता है और जो स्त्री है वो सिर्फ एक पति रख सकती है। विवाह के रूपों की ही हम चर्चा कर रहे हैं, तो इस प्रकार भी आप देख सकते हैं कि एक व्यक्ति सिर्फ एक ही व्यक्ति से विवाह करे, यानी एक पुरुष सिर्फ एक स्त्री को पत्नी बना सके या एक स्त्री सिर्फ एक पुरुष को पति बना सके, तो वो एक विवाह प्रथा है। वहीं जब हम बहु विवाह की बात करते हैं, जहाँ निश्चित ही एक से अधिक व्यक्ति को अपना साथी चुना जाता है या एक से अधिक व्यक्ति को पुरुष एक से अधिक स्त्री को अपनी पत्नी बना पाता है या महिला एक से अधिक पुरुष को अपना पति बना पाती है। तो इस आधार पर जो बहु विवाह है उसके दो रूप हो सकते हैं। बहुपत्नी विवाह, जहाँ नाम से ही स्पष्ट है कि एक व्यक्ति की एक से अधिक पत्नियां होती हैं, और बहुपति विवाह जहाँ पर एक स्त्री के एक से अधिक पति हो सकते हैं। यहाँ तक कि जहाँ बहुविवाह की अनुमति है वहाँ भी एक विवाह ही ज़्यादा प्रचलित है। लेकिन यह सत्य है कि जहाँ बहुविवाह की अनुमति भी है वहाँ भी एक विवाह ही अधिक
प्रचलित हैं। प्रायः कई समाजों में व्यक्तियों को पुनः विवाह की अनुमति पहले साथी की मृत्यु या तलाक के बाद दी जाती है, लेकिन वे एक समय में एक से अधिक साथी नहीं रख सकते। ऐसे विवाह को क्रमिक एक विवाह कहा जाता है। तो कई समाजों के बारे में हम ये देख सकते हैं कि वहाँ पर पुनः विवाह की अनुमति कुछ विशिष्ट स्थितियों में दी जाती है, जैसे कि पहले साथी की मृत्यु हो जाने पर या तलाक की स्थिति उत्पन्न हो जाने पर, या जो पुराना साथी है उससे तलाक हो जाने पर व्यक्ति पुनः विवाह कर सकता है। लेकिन एक समय में वह व्यक्ति एक से ज़्यादा साथी नहीं रख सकता है। तो यहाँ जो स्थिति है कि पहला वाला जो साथी है उससे अलग हो जाने पर, यानी मृत्यु की स्थिति में या उससे तलाक ले लेने की स्थिति में व्यक्ति दूसरा विवाह या दूसरा साथी चुन सकता है। तो इसे कहा जाता है क्रमिक एक विवाह। यानी एक समय में तो आप एक से अधिक साथी नहीं रख सकते, लेकिन यदि पुराना साथी से आपका साथ छूट गया है किसी विशिष्ट कारण से, जहाँ पर जो कारण है वो निश्चित है, तो आप दूसरा साथी चुन सकते हैं और इसे क्रमिक एक विवाह कहते हैं। अधिकांश भागों में पत्नी की मृत्यु के बाद पुरुषों द्वारा पुनर्विवाह करने का नियम है, लेकिन उच्च जाति की हिंदू महिलाओं के लिए पुनर्विवाह की स्वीकृति नहीं थी और 19वीं शताब्दी के सुधार आंदोलनों में विधवा पुनर्विवाह एक मुख्य विषय था। बिल्कुल, यदि हम समाज के अधिकांश भागों में देखते हैं तो पत्नी की मृत्यु के बाद पुरुषों द्वारा पुनर्विवाह किया जाना बहुत सामान्य या आम सी बात है, लेकिन जो उच्च जाति की हिंदू महिलाएं हुआ करती थी उनकी हम बात करें तो उनके लिए पुनर्विवाह की स्वीकृति नहीं हुआ करती थी। और इसी कारण से 19वीं शताब्दी में जो सुधार आंदोलन हुए, उन सुधार आंदोलनों में विधवा पुनर्विवाह वहाँ एक मुख्य सुधार का विषय रहा था। आज आधुनिक भारत में महिलाओं की आबादी का लगभग 10% और 50 वर्ष से अधिक आयु की 55% महिलाएं विधवा हैं। चेन 2000, तो चेन ने 2000 में जो अपना अध्ययन किया उस आधार पर उन्होंने बताया कि आधुनिक भारत की स्थिति हम देखें तो महिलाओं की आबादी का लगभग 10% और 50 वर्ष से अधिक आयु की बात करें तो उनमें से लगभग 55% महिलाएं विधवा हैं। बहुविवाह प्रथा एक समय में एक से अधिक साथी होने का द्योतक है और इसमें या तो बहुपत्नी प्रथा, एक पति और दो या अधिक पत्नियां, अथवा बहुपति प्रथा, एक पत्नी और दो या अधिक पति रूप होता है। तो इन दोनों रूपों की बात हम कर चुके हैं कि बहुविवाह में दो रूप हो सकते हैं, बहुपत्नी या बहुपति विवाह। प्राय जहाँ आर्थिक स्थितियाँ कठोर होती हैं वहाँ बहुपति प्रथा समाज की एक प्रतिक्रिया हो सकती है, क्योंकि ऐसी स्थितियों में एक पुरुष पत्नी और बच्चों का पर्याप्त भरण पोषण नहीं कर सकता है। तो यदि हम किसी विशेष आर्थिक स्थितियों की बात करें जहाँ पर जटिलता है या आर्थिक स्थितियाँ बहुत कठोर हैं, तो वहाँ पर बहुपति प्रथा जो है वो समाज की एक प्रतिक्रिया के रूप में देखने को मिल सकती है, क्योंकि निश्चित ही जहाँ पर जटिल आर्थिक परिस्थितियाँ बनती हैं या कठोर आर्थिक स्थिति का सामना लोगों को करना पड़ता है, तो उन स्थितियों में एक पुरुष जो है वो जो है अपनी महिला और बच्चों का, या हम कहें पत्नी और बच्चों का भरण पोषण करने के लिए पर्याप्त नहीं होता है। तो ऐसी स्थिति में बहुपति प्रथा जो है वो व्याप्त देखी गई है कि यहाँ जो है एक पत्नी के साथ में एक से अधिक पति हो जाते हैं। अत्यधिक निर्धनता की अवस्थाएं भी एक समूह पर अपनी आबादी सीमित रखने के लिए दबाव डालती हैं। यदि हम आर्थिक स्थितियों से यहाँ पर एक प्रकार का प्रभाव जानना चाहें तो ये निश्चित है कि जो अत्यधिक निर्धनता की अवस्था है वो भी एक समूह पर अपनी आबादी सीमित रखने के लिए एक प्रकार का दबाव डालती है। यानी किसी स्थान विशेष पर यदि बहुत जटिल आर्थिक परिस्थितियाँ हैं, बहुत ज़्यादा निर्धनता है, तो उस स्थिति में उस समूह विशेष पर अपनी आबादी को सीमित रखने का दबाव स्वतः ही उत्पन्न हो जाता है। विवाह निश्चित करना, नियम और निर्देश। तो विवाह के निश्चित करने के आधार पर भी इसके कई रूप हो सकते हैं, क्योंकि इसके कुछ नियम हैं, कुछ निर्देश हैं और उसी के आधार पर विवाह के विभिन्न रूप निकल कर सामने आते हैं। कुछ समाजों में विवाह साथी के चयन का निर्णय अभिभावकों या संबंधियों द्वारा किया जाता है और कुछ अन्य समाजों में साथी का चयन करने में व्यक्तियों को अपेक्षाकृत कुछ स्वतंत्रता होती है। तो यह
तो बिल्कुल एक सामान्य अवलोकन के आधार पर भी आप जान सकते हैं कि कुछ समाजों में विवाह यानी कि साथी के चयन का जो निर्णय है वो सिर्फ अभिभावकों या संबंधियों द्वारा ही किया जाता है, जबकि कुछ अन्य समाज हो सकते हैं जहां पर साथी के चयन करने में व्यक्ति को स्वयं को अपेक्षाकृत कुछ स्वतंत्रता या छूट प्रदान की जाती है। अंतर्विवाह और बहिर्विवाह के नियम। अब यहाँ जो विवाह में साथी चुनने के नियम हैं उनमें खास प्रकार के नियम हैं अंतर्विवाह और बहिर्विवाह के नियम। कुछ समाजों में यह प्रतिबंध अति सूक्ष्म होते हैं, जबकि कुछ अन्य समाजों में किस व्यक्ति से विवाह किया जा सकता है और किससे नहीं के नियम अधिक स्पष्ट और विशेष रूप से परिभाषित होते हैं। तो यह भी सत्य है कि कुछ समाजों में तो इस प्रकार के नियम कि किस व्यक्ति से विवाह किया जा सकता है किससे नहीं, ये काफ़ी सूक्ष्म होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे समाज भी होते हैं जहाँ पर इस प्रकार के नियम जो हैं वो काफ़ी स्पष्ट होते हैं और विशेष रूप से परिभाषित भी होते हैं। विवाह साथी की योग्यता या अयोग्यता नियंत्रित करने वाले नियमों के आधार पर विवाह के रूपों को अंतर्विवाह और बहिर्विवाह के रूप में वर्गीकृत किया गया है। वास्तव में साथी की योग्यता या अयोग्यता को निर्धारित करने या नियंत्रित करने के जो नियम हैं उनके आधार पर ही विवाह के ये दो रूप माने गए हैं, अंतर्विवाह और बहिर्विवाह। अंतर्विवाह में व्यक्ति उसी सांस्कृतिक समूह में विवाह करता है जिसका वह पहले से ही सदस्य है। उदाहरण के लिए जाति। जब हम बात करते हैं अंतर्विवाह की, तो अंतर्विवाह में व्यक्ति उसी सांस्कृतिक समूह में विवाह करता है, यानी उसी के अंदर विवाह करता है जिसका कि वह पहले से स्वयं सदस्य होता है। और इसका जो उदाहरण है वो है जाति। तो हमारे यहाँ अधिकतर समाजों में यह स्पष्ट रूप से एक नियम के रूप में विद्यमान है कि व्यक्ति अपनी जाति के अंदर ही विवाह करेगा। इसे हम अंतर्विवाह का नियम कहते हैं। इसके विपरीत बहिर्विवाह में व्यक्ति अपने समूह से बाहर विवाह करता है। जबकि हम बहिर्विवाह की जब बात करते हैं तो यह बिल्कुल विपरीत है अंतर्विवाह से, क्योंकि बहिर्विवाह में व्यक्ति अपने समूह विशेष से बाहर के व्यक्ति से ही विवाह कर सकता है। अंतर्विवाह और बहिर्विवाह में कुछ नातेदारी इकाइयों को संदर्भ के रूप में लिया जा सकता है, जैसे गोत्र, जाति और नस्ल, प्रजातीय या धार्मिक समूह। तो यहाँ हम अंतर्विवाह और बहिर्विवाह के जो नियम लागू होते हैं उनमें कुछ नातेदारी इकाइयों को संदर्भ के रूप में रख सकते हैं। जैसे हम जानते हैं कि गोत्र के आधार पर बहिर्विवाह का चलन या जो नियम है वो स्थापित है, उसी प्रकार से जाति के आधार पर अंतर्विवाह का नियम निर्धारित है। नस्ल के आधार पर या प्रजाति के आधार पर भी अंतर्विवाह का जो नियम है वो माना जाता है, और धार्मिक समूह के आधार पर भी अंतर्विवाह के नियम को महत्व दिया जाता है। भारत में विशेषतः उत्तरी भारत के कुछ भागों में गांव बहिर्विवाह प्रचलित है। तो हम हमारे देश की यदि बात करें तो हमारे देश के जो उत्तरी भाग हैं वहाँ पर विशेष गांव हैं, वहाँ पर गांव बहिर्विवाह प्रचलित हैं। यानी व्यक्ति अपने गांव के अंदर से साथी नहीं चुन सकता है, उसे किसी अन्य गांव से ही साथी का चुनाव करना होता है। गांव बहिर्विवाह यह सुनिश्चित करता है कि जिन परिवारों में लड़कियों का विवाह किया जाए वे घर से काफ़ी दूर हो। तो इस प्रकार का जो गांव बहिर्विवाह है वह इस बात को सुनिश्चित करता है कि लड़कियों का विवाह जिन परिवारों में हो रहा है, जिन परिवारों में किया जा रहा है, वे वास्तव में उनके घर से काफ़ी दूर हो। यह व्यवस्था लड़की के नातेदारों के हस्तक्षेप के बगैर उसके ससुराल में सुचारू परिवर्तन और समायोजन को सुनिश्चित करती है। तो इस प्रकार की जो व्यवस्था है इसका अपना महत्व है कि जब किसी लड़की का विवाह अपने घर परिवार से कुछ दूरी पर होता है तो ये माना जाता है कि वास्तव में जो लड़की के रिश्तेदार या नातेदार हैं उनके हस्तक्षेप के बगैर ही वह लड़की उस नए घर में सुचारू रूप से परिवर्तनों के साथ ढल सकती है या उसका समायोजन उस नई जगह पर बेहतर रूप से हो पाता है। भौगोलिक दूरी और पितृवंशीय व्यवस्था के असमान संबंध यह सुनिश्चित करते हैं कि विवाहित लड़कियां अपने अभिभावकों के पास बार बार न
जा पाएँ। तो इस प्रकार की भौगोलिक दूरी और पितृवंशीय व्यवस्था में जो असमान संबंध माने गए हैं स्त्री और पुरुषों के, वे यह सुनिश्चित कर पाते हैं कि जो विवाहित लड़कियां हैं वे अपने अभिभावकों के पास बार बार न जा पाएँ या अपने नातेदारों से बार बार अपनी स्थिति को न बतला पाएँ। इस प्रकार जन्म स्थान से अलग होना एक दुखदायी अवसर है और यह लोकगीतों की विषय वस्तु है जो विदाई के दुख को चित्रित करते हैं। तो इस प्रकार किसी लड़की का विवाह के बाद अपने जन्म स्थल से, अपने जन्म स्थान से अलग होकर के किसी दूर जगह पर जाकर के रहना निश्चित ही एक दुखदायी अवसर होता है और यह जो दुखदायी अवसर है ये हमारे लोकगीतों की विषय वस्तु के रूप में प्रदर्शित होता है और इसी कारण जो विदाई के गीत होते हैं वहाँ इस दुख को बहुत ही बेहतर रूप से चित्रित किया गया है। अब बच्चों इस संबंध में आपको एक छोटा सा क्रियाकलाप करना है। देखिए, शादी से संबंधित विभिन्न गीतों को इकट्ठा कीजिए। तो आपको आपका जो भी समाज विशेष है जहां आप रहते हैं, जिसका आप हिस्सा हैं, वहां पर जो प्रचलित शादी संबंधी गीत हैं उन्हें आपको पता करना है, उन्हें आपको इकट्ठा करना है। चर्चा कीजिए कि ये किस तरह शादियों में सामाजिक परिवर्तनों और लिंग संबंधों को प्रतिबिंबित करते हैं। तो ये विभिन्न गीत जो आप प्राप्त करेंगे, आप अपने अपने जो परिवार हैं, नातेदारी हैं, वहाँ की शादियों में जो भी गीत गाए जाते हैं उन्हें पता करेंगे और फिर आप अपने साथियों से मिलकर के चर्चा करेंगे कि किस प्रकार ये जो गीत हैं जो शादी में गाए जाते हैं ये सामाजिक परिवर्तनों को और लिंग संबंधों को प्रतिबिंबित करते हैं। तो समाज में विवाह के संदर्भ में जो परिवर्तन अब तक हुए हैं उनको कैसे प्रतिबिंबित करते हैं और इसी प्रकार से जो लिंग संबंध हमारे समाज में बने हुए हैं उन्हें ये गीत किस प्रकार से प्रतिबिंबित करते हैं। परिवार, नातेदारी और विवाह को परिभाषित करना। तो अब तक हम हमारे इस अध्याय में परिवार, नातेदारी और विवाह जैसी संस्थाओं की चर्चा कर चुके हैं। तो इन्हें कैसे परिभाषित किया जा सकता है, आइए जानते हैं। परिवार प्रत्यक्ष नातेदारी संबंधों से जुड़े व्यक्तियों का एक समूह है जिसके बड़े सदस्य बच्चों के पालन पोषण का दायित्व लेते हैं। तो परिवार को हम इस रूप में परिभाषित कर सकते हैं कि परिवार वास्तव में प्रत्यक्ष नातेदारी संबंधों से जुड़े व्यक्तियों का एक समूह है, यानी ऐसे व्यक्ति जो कि आपस में कुछ प्रत्यक्ष नातेदारी संबंधों से जुड़े होते हैं उनका समूह है और इस समूह में जो बड़े सदस्य होते हैं वे बच्चों के पालन पोषण का दायित्व लेते हैं। तो इस समूह में खास या विशेष बात यही होती है कि ये सभी जो सदस्य हैं एक दूसरे के साथ रहते ही हैं, लेकिन जो बड़े व्यक्ति हैं, बड़े सदस्य हैं परिवार के, वे छोटे या बच्चों की जिम्मेदारी लेते हैं, उनके पालन पोषण का जिम्मा उठाते हैं। नातेदारी बंधन व्यक्तियों के बीच के वे सूत्र होते हैं जो या तो विवाह के माध्यम से या वंश परंपरा के माध्यम से रक्त संबंधियों, माता पिता, बहन भाई, संतान आदि को जोड़ते हैं। अब हम नातेदारी की बात करें कि इसे कैसे परिभाषित कर सकते हैं, तो देखिए, नातेदारी बंधन जो हैं ये व्यक्तियों के बीच के वे सूत्र होते हैं, एक दूसरे को जोड़ने वाले सूत्र होते हैं जो या तो विवाह के माध्यम से या फिर वंश परंपरा के माध्यम से एक दूसरे को जोड़ते हैं। अब वंश परंपरा के माध्यम से रक्त संबंधी जो हैं उनको हम रक्त संबंधी नातेदार का नाम देते हैं, जैसे माता पिता, बहन भाई, संतान आदि, इन सभी को एक दूसरे से जोड़ने वाले जो सूत्र हैं वही नातेदारी बंधन कहलाते हैं। विवाह को दो वयस्क यानी पुरुष एवं स्त्री व्यक्तियों के बीच लैंगिक संबंधों की सामाजिक स्वीकृति और अनुमोदन के रूप में भी परिभाषित किया जा सकता है। तो यदि हम विवाह की परिभाषा की बात करें तो इसे दो वयस्क व्यक्तियों के मध्य लैंगिक संबंधों की एक सामाजिक स्वीकृति और अनुमोदन के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। अब ये जो दो वयस्क व्यक्ति हैं वो निश्चित ही यहाँ एक पुरुष और एक स्त्री को प्रदर्शित
करता है। जब दो व्यक्तियों का विवाह हो जाता है तो वे परस्पर नातेदार बन जाते हैं। अब देखिए, विवाह, परिवार और नातेदारी का आपस में जो संबंध है वो क्या है, तो निश्चित ही जब दो व्यक्तियों का आपस में विवाह हो जाता है तो वे एक दूसरे के नातेदार बन जाते हैं। इस प्रकार वैवाहिक बंधन भी व्यापक क्षेत्र में लोगों को जोड़ते हैं, और इस प्रकार हम देखते हैं कि वैवाहिक बंधन भी व्यापक रूप से लोगों को एक दूसरे से जोड़ते हैं। विवाह के माध्यम से अभिभावक, भाई बहन तथा अन्य रक्त संबंधी जीवन साथी के रिश्तेदार बन जाते हैं। तो विवाह के माध्यम से एक व्यक्ति के अभिभावक, उसके भाई बहन और अन्य रक्त संबंधी जो हैं वो उसके जीवन साथी के भी रिश्तेदार बन जाते हैं। यानी पुरुष के जो सभी नातेदार हैं वो उससे विवाहित महिला के भी नातेदार बन जाते हैं, और इस प्रकार महिला के जो रक्त संबंधी नातेदार हैं वो उससे विवाहित पुरुष के भी नातेदार बन जाते हैं। जन्म के परिवार को जन्म का परिवार यानी फैमिली ऑफ ओरिएंटेशन कहा जाता है, और जिस परिवार में व्यक्ति का विवाह होता है उसे प्रजनन का परिवार यानी फैमिली ऑफ प्रोक्रिएशन कहा जाता है। तो ये दोनों टर्म्स आपको अच्छे से याद रखने हैं बच्चों, कि एक हमारा जन्म का परिवार होता है जिसे सामान्य रूप से जन्म का परिवार, और हम एक विशिष्ट टर्मिनोलॉजी को याद रखें तो वो भी याद रखना है आपको, फैमिली ऑफ ओरिएंटेशन कहा जाता है। जबकि जो हमारा अन्य परिवार है यानी जिस परिवार में व्यक्ति का विवाह होता है उस परिवार को प्रजनन का परिवार या फिर फैमिली ऑफ प्रोक्रिएशन कहा जाता है। रक्त के माध्यम से बने नातेदारों को समरक्त नातेदार और विवाह के माध्यम से बने नातेदारों को वैवाहिक नातेदार कहा जाता है। तो ये दोनों शब्द भी याद रखने हैं कि हमारे जो रक्त के माध्यम से, वंश परंपरा के माध्यम से बने नातेदार हैं उन्हें तो समरक्त नातेदार कहा जाता है। यानी आपके जो भाई या बहन हैं वो आपके कौन हुए, समरक्त नातेदार हुए। लेकिन व्यक्ति के विवाह के पश्चात जो उसके नातेदार बनते हैं उनको वैवाहिक नातेदार कहा जाता है। जैसे आपके पिताजी हैं तो आपकी माता की जो बहनें हैं वो आपके पिताजी से कुछ ना कुछ नातेदारी में जुड़ती हैं, तो वहाँ आपको ध्यान रखना है कि वो कैसी नातेदार हुई, वैवाहिक नातेदारी। अगले अनुभाग में कार्य और आर्थिक संस्थाओं पर चर्चा में आप देखेंगे कि कैसे परिवार और आर्थिक जीवन गहन रूप से अंतर संबंधित हैं। तो अगले अनुभाग में हम कार्य और आर्थिक संस्थाओं पर भी चर्चा करेंगे, विशिष्ट सामाजिक संस्थाओं के रूप में, और वहाँ पर आप यह देखेंगे कि किस प्रकार से परिवार और आर्थिक जीवन एक दूसरे से गहन रूप से जुड़े होते हैं। बच्चों, आपको एक और क्रियाकलाप करना है जो कि बहुत ही, हम कहें कि छोटा सा प्यारा सा क्रियाकलाप है। क्या आपने कभी वैवाहिक विज्ञापन देखे हैं? तो क्या आपने कभी वैवाहिक विज्ञापन देखे हैं अखबारों में या किसी, हम कहें, वेबसाइट पर? इस तरीके के विज्ञापन आपने देखे हैं? अपनी कक्षा को समूहों में विभाजित कीजिए और विभिन्न समाचार पत्रों, पत्रिकाओं तथा इंटरनेट को देखिए। तो आपको अपनी कक्षा को कुछ समूहों में विभाजित करना है और उसके बाद अलग अलग समाचार पत्रों, पत्रिकाओं और इंटरनेट पर इस प्रकार के विज्ञापनों को देखना है। अपने निष्कर्षों पर चर्चा कीजिए। अब जब आप विभिन्न वैवाहिक विज्ञापनों को देख लेंगे उसके बाद आपको अपने निष्कर्षों पर आपस में समूहों के रूप में चर्चा करनी है। क्या आप सोचते हैं कि अंतर्विवाह आज भी प्रचलित मानक है? क्या आपको लगता है कि हमारे समाज में अंतर्विवाह आज भी एक प्रचलित मानक है? विवाह की पसंद को समझने में यह आपकी कैसे सहायता करता है? वास्तव में किसी व्यक्ति विशेष की विवाह की पसंद को समझने के लिए क्या ये अंतर्विवाह का जो नियम है वो हमारी कोई सहायता करता है, और यदि करता है तो कैसे करता है? अधिक महत्वपूर्ण यह है कि यह समाज के किस प्रकार के परिवर्तनों की झलक देता है। साथ के साथ ये बात भी बहुत महत्वपूर्ण है कि ये जो वैवाहिक विज्ञापनों का तरीका है यह समाज के किस प्रकार के परिवर्तनों की झलक देता है, यानी किस प्रकार के परिवर्तन प्रतिबिंबित होते हुए दिखाई देते हैं। इन वैवाहिक विज्ञापनों को पढ़कर, देखकर आपको इस संबंध में क्या
पता चला। तो ये सारी चर्चा आपको अपने साथियों से कक्षा में करनी है। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही। आज के इस भाग में हमने विवाह जो संस्था है उसकी चर्चा की है और हम अपने इस अध्याय को पढ़ना जारी रखेंगे। हम अगले भाग में एक अन्य सामाजिक संस्था की चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।